हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है और ये जो है एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। ये सारे जो है 6 से 12 तक के एनसीईआरटी बुक से सभी क्वेश्चन को लिया गया है और आज का इस वीडियो में जो है टोटल 100 प्रश्न होंगे, जो कि टोटल प्रश्न हिस्ट्री के होंगे और ये सेट नंबर 4 होंगे। इससे पहले हमने जो है हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक देख सकते हैं। और आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आज जो है हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट ये समाप्त होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आगे जो प्रैक्टिस सेट आएगा ये प्रैक्टिस सेट आएगा ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का जो भी वेट कर रहे थे उनका जो है वेट ख़त्म हो जाएगा और अगला वीडियो आने वाला है। ये जो एनसीईआरटी का बुक है इसका जो है ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आने वाला है। इसमें टोटल 17 प्रैक्टिस सेट हैं, 4 हिस्ट्री के, 4 राज्य व्यवस्था, 4 भूगोल और 4 जो है और ये विज्ञान के, साथ ही जो 1 अर्थशास्त्र के हैं। तो अगला प्रैक्टिस सेट जो कि ज्योग्राफी का आएगा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड, आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए और ये जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप लोग बीपीएससी, बिहार पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए खास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। नहरों के अवशेष जो है ये सुरतोगई में मिले हैं। सुरतोगई ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुरतोगई जो कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां जो संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। और अफगानिस्तान में सुरतोगई नामक हड़प्पा स्थल से जो है नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु जो है ये पंजाब और सिंध से नहीं मिले हैं। ऐसा संभवतः है कि प्राचीन नहरें जो है बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग जो है ये सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त जो है धौलावीरा ये गुजरात में जो है ये मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः जो है कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पहला कथन है कि सामान्यतः जो है हड़प्पा स्थलों की बस्तियाँ ये 2 भागों में विभाजित थी और ये जो है कथन सही हो जाएगा। एक छोटी लेकिन जो है ऊंचाई पर बनाया गया, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे जो है दुर्ग कहा जाता था, और दूसरी कहीं अधिक बड़ा लेकिन जो है नीचे बनाया गया, इसे जो है निचला शहर कहा जाता था। ये दोनों कथन जो एक दूसरे से रिलेटेड है और ये जो है ये क्लास 12th का है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है ये सत्य है। और बस्ती 2 भागों में विभाजित था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन जो है ये नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें जो है क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया था। दुर्ग की ऊंचाई के कारण जो है यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को जो है दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ कि इसे जो है निचले शहर में अलग किया गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई समाधानों, ये जो समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पाई समाधानों की बात करें, इसमें कथन पहला है कि इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। ये कथन जो है ये सही है। और पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में से जो है आभूषण मिले हैं, ये भी कथन जो है ये सही है। तीसरा कथन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ जो है बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में जो है विश्वास था, ये कथन जो है ये गलत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही है। कुछ कब्रों में जो है मृत भांड एवं जो आभूषण मिले हैं, जो कि संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। और पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवों में जो है आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में जो हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक जो पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के जो है मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म जो है मनकों से बना एक आभूषण मिला था। तो ये जो है कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया भी मिला, परंतु जब कुल मिलाकर एक ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ जो है बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो इसमें जो है नहीं में
कट जाएगा, और ये विश्वास था, तो ऑप्शन 3 जो है ये कट जाएगा। बाकी ऑप्शन 1 या 2 दोनों जो है सही हो जाएगा। अगला, हड़प्पा काल में वस्तुओं और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करना है। शंख की बात करें तो शंख जो है शंख ये मिला था, और शंख जो है ये बालाकोट में मिला था, तो ए का ए हो जाएगा। और लाजवर्द मणि की बात करिए जो है सुरतुघई में मिला था, सुरतुघई ऑप्शन डी हो जाएगा बी का। तांबे की बात करें, तांबे जो है ये खेतड़ी में मिला था, और सोना जो है ये दक्षिण भारत में मिला था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए का ए, 2 का डी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ये विचार करना है। पहला कथन है कि हड़प्पा जो है व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ये समुद्र के मार्ग से भी होता था। और दिलमुन के लेख में हड़प्पा को जो है मेलुहा कहा जाता था, ये कथन जो है ये गलत कथन है। इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन जो है ये मगान तथा मेलुहुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से जो संपर्क में जानकारी मिलती है, तो इसीलिए जो है दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई वाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि वाट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और दूसरा कथन है कि इन वाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि जो ऊपरी मानदंड द्वि आधारित प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये दोनों कथन जो है ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय वाटों की एक सूक्ष्म या फिर परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये जो है वाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और आमतौर पर जो है ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इस वाटों के निचले मापदंड द्विआधारी जो कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इसके गुणक में थे, और ये जो 12,800 तक थे। जबकि जो ऊपरी मानदंड ये दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, और छोटे वाटों का प्रयोग जो संभवतः आभूषणों और मनकों के तौलने के लिए किया जाता था, और धातु से बने तराजू की पलड़े जो हैं ये भी मिले हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, यानी गलत कथन चयन करना है। इसमें गलत कथन जो हो जाएगा, हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई। ये जो है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में ये गलत कथन है। इसका हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का कारण था नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। हड़प्पा स्थलों में जो है ये भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, साथ ही जो है एक सुदृढ़ एकीकरण की तत्व का जो है अंत किया गया। ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का जो है संदर्भ कथन है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार जो लगभग 1800 ईसा पूर्व तक जो है चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों का जो है त्याग कर दिया गया। इसके साथ ही जो है गुजरात, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में जो है आबादी बढ़ने लगी थी, और ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र जो कि 1900 ईसा पूर्व के बाद भी जो है अस्तित्व में रहे थे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों का भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे कि सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं, वाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का जो है व्यापार एवं शिल्प विशेषज्ञता भी जो है समाप्त हो गई थी। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं का निर्माण के लिए जो है थोड़ा ही माल प्रयोग किया जाता था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी ये जो है किसने लिखी। द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी ये जो पुस्तक है ये एस.एन. राव की पुस्तक है। एस.एन. राव ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खोजकर्ता और जो है उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करना है। इसमें जो पहला है कि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है ये कालीबंगा जो कि बीबी लाल के द्वारा खोजा गया था। कालीबंगा ए का जो है ये 2 हो जाएगा। और लोथल की बात करें, लोथल जो है ये एस.आर. दास के द्वारा खोजा गया था। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है ये आर.एस. विष्ट के द्वारा खोजा गया था। और बहावलपुर जो कि एम.आर. मुगल के द्वारा खोजा गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का जो है अर्थ ये सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा निकाला गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अब भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति जो कि 1830 के दशक में हुई थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक जो है एकाधिकारी
जो कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग जो है सबसे आरंभिक अभिलेखों द्वारा और जो सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर जो है प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले जो है राजा का नाम लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि प्राचीनतम अभिलेख जो कि ब्राह्मणी भाषा में लिखे जाते थे। ये कथन जो है ये सत्य है। ये जो कथन है ये गलत कथन है। ये जो है प्राकृत भाषा में प्राचीन अभिलेख लिखे जाते थे, तो ये कथन जो गलत हो जाएगा। और तमिल भाषा में भी जो है अभिलेख मिलते हैं, तमिल भाषा में कुछ अभिलेख मिलते हैं, तो ये जो कथन है दूसरा ये सत्य है। इसमें सत्य कथन पूछा तो केवल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो कि प्राकृत में मिले हैं, प्राकृतिक में थे, तो ये जो ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख जो कि अरामीई और जो यूनानी भाषा में हैं, तो ये जो दूसरा कथन है ये गलत कथन है। ये जो पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख जो है अरामीई और यूनानी भाषा में है, तो दूसरा कथन ये जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल एक सत्य है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन जो सम्मिलित नहीं था। इसमें नहीं की बात करें तो काशी जो है ये नहीं था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के जो है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र जो कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली तथा जो है स्वर्णगिरी, ये जो है 4 प्रमुख जो है केंद्र था। इसका सबका जो है उल्लेख ये अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो है उत्तराखंड तक हर स्थान पर जो है एक ऐसा संदेश उत्कीर्ण जो है किए गए थे। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, ये जो है प्रयाग प्रशस्ति ये इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध जो है ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन जो कि स्वयं गुप्त सम्राटों के जो है संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे और ये जो है संस्कृत के थे। पहला कथन है कि यह जो है बृहद शिलालेख है, तो ये कथन जो है ये गलत है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ये भी कथन जो है ये गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये न तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है। जातक कथाएं की बात करिए जो है पाली भाषा में लिखी गई है, पाली ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में जो वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने ये पता लगाया है कि इनमें से जो है अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियों के जो है इनके बाद में लिपिबद्ध किया गया है। जातक कथाएं पाली जो है सहस्त्राब्द ईस्वी के मध्य में जो है पाली भाषा में लिखी गई है। अगला है मनुस्मृति का संकलन, ये किस कालखंड में किया गया। मनुस्मृति का संकलन की बात करें, ये जो संकलन है ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्राह्मणों ने समाज के लिए जो है विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का जो है विशेष पालन करना होता था, किंतु जो है बाकी समाज को भी इसका अनुसरण जो है करना पड़ता था। लगभग जो है 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन जो है धर्मसूत्र या फिर धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिनका जो है संकलन ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त जिसमें जो है चारों वर्णों का उत्पत्ति का अंश शामिल है, ये किस वेद से संबंधित है। ये जो संबंधित है ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ तथा जो महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि प्रारंभ में बुद्ध जो है स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने से विरुद्ध थे, ये जो है विरुद्ध थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ये सही कथन हो जाएगा। जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया था उन्हें जो है थेरी कहा जाता था, ये भी कथन जो है ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है ये सही कथन है। अगला है अल-बिरूनी, ये जो है भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। इन्हें जो भारतीय समाज को समझने के लिए अवरोध जो सामना करना पड़ा, ये भाषा का सामना करना पड़ा और जो ये धार्मिक अवस्था और प्रथा में जो है विभिन्नता, इनका जो है ये सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। अल-बिरूनी अपने जो है अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने जो है अवरोधों की चर्चा की जो कि उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध था भाषा।
इसके अनुसार जो संस्कृति, अरबी और फारसी ये सभी इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा में दूसरी में जो अनुवादित करना आसान नहीं था। इसके द्वारा जो चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और जो है प्रथा में विभिन्नता थी। इसके अनुसार जो तीसरा अवरोध ये अभिमान था। यहाँ जो रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने के बावजूद भी अल बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा जो है रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने जो भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भागवत गीता, पतंजलि आदि जो है कृतियों तथा मनुस्मृतियों का अंश उद्भव किए थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ये जो है इनके द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी और ये जो अश्व डाक व्यवस्था जिसे जो उलुक कहा जाता था, तो ये कथन जो है ये सही है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था, ये भी कथन जो है ये सही है। और पैदल डाक व्यवस्था जो है अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र था। ये तीनों कथन जो है ये तीनों सही है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर ये जो है किसने लिखी है। ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर की बात करिए जो है फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा लिखा गया। फ्रांसवा वर्नियर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। वर्नियर ने जो है इसके ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर अपने गहन पर्यवेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि एवं जो है गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। इसके जो है वृत्तांग में की गई चर्चाओं में जो है मुगलों के इतिहास को एक प्रकार जो है वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह जो है निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालिक यूरोप से करता रहा और समानता जो है यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए किया था। अगला कि पाश्चात्य जो है निरंकुशवाद, पाश्चात्य निरंकुशवाद सिद्धांत ये जो है किसने विकसित किया। पाश्चात्य निरंकुश सिद्धांतवाद की बात करें तो ये जो सिद्धांत है ये विकसित किया है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा। वर्नियर के विवरणों ने जो है 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए जो है फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने जो है उसके वेदांत का प्रयोग एवं पाश्चात्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और जिसके अनुसार जो है एशिया में शासक जो है अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुता का उपयोग करते थे, जिसे जो है दास्ता और जो है गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क के आधार पर जो है यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था और ये जो है निजी संपत्तियों अस्तित्व में नहीं थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दासों का व्यापार जो है मध्यकालीन भारत में ये बड़े पैमाने पर होता था। ये कथन जो है ये सही है। दासों का इस्तेमाल जो है मुखबिरी में किया जाता था। ये भी कथन जो है ये सही है। और बर्नियर ने जो है सती प्रथा के बारे में विस्तार से जो है लिखा है। ये भी कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी यानी 1, 2, 3 तीनों कथन जो है ये सही है। जिन यात्रियों ने जो है अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे जो है सामान्यतः पुरुष थे और जिन्हें जो उपमहाद्वीप में महिलाओं का स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जो है जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे जो है सामाजिक पक्षपातों को समानता परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में जो है दास किसी भी अन्य वस्तुओं की तरह खुले आम बेचे जाते थे और ये जो है नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में जो है काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में जो है कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और जो इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर जो है उनके प्रदर्शन में खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर जो है नज़र रखने के लिए दासियों को जो है नियुक्त करता था और सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा जो है लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर जो पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच जो है भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि वीरशैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वीरशैव परंपरा की बात करें, ये जो परंपरा थी वे अपने मृतकों की विधिपूर्वक दफनाते हैं। तो इसमें जो है केवल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन जो है ये सत्य है। पहला है कि इसका उद्भव जो है ये 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। इसका उद्भव जो है ये नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था। इसका नेतृत्व जो है ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। यहाँ पे 13वीं शताब्दी दिया हुआ है, तो ये कथन जो पहला है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में मालाबार तट पर जो है वसी मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला कथन है वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाएं। ये कथन जो है ये सही है। अरब मुसलमान व्यापारी जो कि मालाबार तट के किनारे बसे, उन्होंने जो है न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को जो है अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे कि मृतिकुल्यता और जो है मातृगृहता को भी जो है ये अपनाया था। इसमें जो है मातृकुल्यता को न अपनाकर पितृ सत्ता पर जो है विचार पर बल दिया। ये दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इन्होंने जो है धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना, ये जो पैगंबर के व्यवहार के बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। ये पहला कथन जो है ये सत्य है। और सूफियों ने जो है कुरान की व्याख्या अपने जो है निजी अनुभवों के आधार पर किया था। ये भी कथन जो है ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है ये सत्य है। अगला है कि किस सिख गुरु की रचनाओं को जो है अंतिम रूप में शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को जो है गुरु ग्रंथ साहिबा कहा गया। गुरु ग्रंथ साहिबा जो है ये गुरु तेग बहादुर, इसका राइट आंसर जो है गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा गुरु नानक किसी भी नवीन धर्म के संस्थापक नहीं करना चाहते थे, किंतु जो इनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित कर जो है अपने को हिंदू और मुसलमानों दोनों से पृथक चिन्ह किया। और 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और जो कबीर की वाणी की आदि ग्रंथ साहिबा में जो है संकलित कर दिया। इनको जो है गुरबानी कहा जाता था और ये जो है अनेक भाषाओं में रचे गए। ये जो है 17वीं शताब्दी के उद्धार के में जो है ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जो है 9वें तेग बहादुर की रचनाओं को भी जो है इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिबा कहा जाने लगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। अगला मीरा के गुरु कौन थे? मीरा की बात करें तो मीरा के गुरु जो थे ये रैदास थे। रैदास ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ परंपराओं के अनुसार जो मीरा के गुरु ये रैदास थे जो कि एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज के रूढ़ियों का जो है उल्लंघन किया है। ऐसा माना जाता था कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को जो है त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा जो है सन्यासी की जोगियां वस्त्र धारण किए। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हम्पी के ये जो है हम्पी के भगवावशेष का खोज किसने की? हम्पी के भगवावशेष का खोज जो है ये खोज कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया। कॉलिन मैकेंजी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी के भगवावशेष जो कि 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा जो प्राविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा जो प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यरत थे। ये जो है इस स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा जो है हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा जो है पंपा देवी के पुरास्थल के पुरोहित की स्मृतियों पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की? ये जो है नागलपुर की स्थापना की थी। नागलपुरम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा जो है कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जो है जोड़ने का श्रेय ये कृष्णदेव को ही जाता है। उसने जो है अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप जो है नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। इसका राइट आंसर नगलपुरम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों किसान के लिए जो आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ये कथन जो है ये सही है। 17वीं सदी के स्रोतों जो है 2 किस्में किसानों को चर्चा करते थे। ये जो है खुद काश्त व जो है पाही काश्त, ये 2 जो है किस्म के किसानों पर चर्चा करते थे। और पाही काश्त वे खेतिहार थे जो कि दूसरे गाँव से ठेके पर खेती करने के लिए आते थे। ये भी कथन जो है ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला है मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पहला कथन है कि सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। ये कथन जो है ये सही है। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जातियाँ रहती थी और सार्वजनिक कार्यों के लिए जो है एक ग्राम कोष होता था। ये भी कथन जो है ये सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। गांव का पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर जो है वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास जो है अपनी संपत्ति पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में जो है कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर जो पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पपत्र था जिसमें जो गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों का
नुमाइंदगी होती थी। फिर भी जो है इसकी संभावना कम ही है कि छोटे छोटे और नीचे काम करने वाले खेतिहार मजदूरों के लिए जो है उसके कोई जगह होती थी या होगी। पंचायत का फैसला गांव में जो है सबको मानना पड़ता था। अगला है कि असम के पायक, ये जो है कौन थे। असम में जो है पायक की बात करें तो पायक जो है ये ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले जो कि पायक कहलाते थे। असम में अहोम राजाओं के जो है अपने पायक होते थे। वे जो है वे लोग थे जिन्हें जो है ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर जो अपने एकाधिकार का ऐलान भी रखा करते थे। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि कर के लिए निर्धारित रकम जो है जमा कहा जाता था। ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि अमील गुजार जो कि राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। ये भी कथन जो है ये सही है। तीसरा, खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही जो है अदा कर सकता था। ये कथन जो है ये गलत कथन है। इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग पर जो है कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पाद के बारे में साफ किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की और भू राजस्व के इंतजामात में जो है 2 चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा जो है वास्तविक वसूल। जमा निर्धारित रकम थी और इसमें जो है हासिल सचमुच वसूली जो है कई गई रकम होती थी। अमील गुजार या फिर राजस्व वसूल करने वाले को जो है कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां से उसे जो है कोशिश करनी चाहिए वे खेतिहर नगद भुगतान करे, वहीं फसलों में जो है भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। अगला प्रश्न है कि स्तमरारी बंदोबस्त के बारे में कुछ प्रारंभिक दशकों में जो है जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में जो है असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य कथन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार जो है बदलता था, जिससे जो है उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाइयाँ होती थी। ये कथन जो है ये कथन गलत है। प्रारंभिक मांगें बहुत जो है ऊँची थी, ये कथन सही है। और कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। इसमें जो है जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और जो है जमींदारी प्रबंध करने तक जो है सीमित थी। अगला प्रश्न है कि कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था। इसमें जो प्रयास किया था ये जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को जो है भंग कर दिया गया था। तो ये कथन सही हो जाएगा। और इसमें जो है स्थानीय न्याय एवं स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति जो है ये छीन ली गई थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। ये जो कथन है ये सही कथन है। अगला प्रश्न है कि जोतदार किन्हें कहा जाता था। जोतदार की बात करें, जोतदार जो है ये धनिक किसानों के वर्ग को कहा जाता था। धनिक किसानों के वर्ग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के अंत में जो है जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहा था, वहीं जो है दूसरी ओर धनिक किसान के कुछ समूह गांवों में जो है अपनी स्थिति मजबूत जो है करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकावन ये जो है उत्तरी बंगाल में दीनाजपुर जिले के जो है सर्वेक्षण में हमें धनिक किसानों के इस वर्ग का जो है उन्हें जोतदार कहा जाता था। धनिक किसान जो थे इस वर्ग को जो है जोतदार कहा जाता था। और विशद विवरण देखने को मिलता है, इसमें जो है विशद विवरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महलों में जो है बसने का निमंत्रण क्यों दिया था। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य कथन जो हो जाएगा ये संथालों अंग्रेज़ों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखने हुए खेती कर सकते थे। ये कथन जो है ये गलत कथन है। सही कथन इसमें संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। पहाड़ियाँ जनजातियाँ झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी और संथालों से जो है अंग्रेज़ों की अपेक्षा अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है कि राजमहल के तलहटी में किस वर्ष जो है एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांतीकरण कर दिया गया। ये जो सीमांतीकरण कर दिया गया ये कर दिया गया था वर्ष 1832 में। 1832 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संथालों को ज़मीनों देकर जो है राजमहल की तलहटी में बसने के लिए जो तैयार कर लिया गया और 1832 तक ज़मीन के जो है एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया और इसे जो है संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। इन्हें जो है इस इलाके के भीतर रहना था। हर चलाकर जो है
ये खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। संथालों को जो है दी जाने वाली भूमि को अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको जो है दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ करके जो है पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। तो इसका राइट आंसर 1832 हो जाएगा। अगला पहाड़ियाँ लोग ये जो खेती के अपने तरीके यानी झूम खेती को जो है आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके। ये जो है इसलिए नहीं चला सके क्योंकि संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर जो है बसने का कारण इसका था और सर्वाधिक जो उर्वरता ज़मीनें उनके लिए जो है दुर्लभ हो जाने के कारण। ये दोनों कारण था कि पहाड़ियाँ लोग जो है ये खेती अपने तरीके यानी झूम की खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिसीमन कानून की बात करें, इसका संबंध जो है इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों के जो है ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था और इसका कहा गया कि ऋणदाता और जो है रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल जो 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। ये दोनों कथन जो है ये सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, इसमें जो है दक्कन दंगा रिपोर्ट ये 1878 में पारित किया गया। 1878 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में जो है बम्बई की सरकार उसे जो है गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने जो है ये 1857 की याद से चिंतित हो गई और बम्बई की सरकार पर जो है दबाव डालने लगी। वह जो है दंगों के कारण को छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। इस आयोग ने जो है एक रिपोर्ट तैयार की और ये जो है 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में जो है कोल आदिवासियों का नेतृत्व ये किसने किया। कोल आदिवासियों का नेतृत्व जो है ये गोनू के द्वारा किया गया था, तो गोनू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए जो उकसाने हुए ये कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत प्रांगण के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के जो है एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इस इलाके के कोल आदिवासियों के नेतृत्व को जो है संभाला हुआ था। अगला प्रश्न है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह कथन लॉर्ड कैनिंग का था। ये कथन जो है गलत है। ये कथन जो है ये लॉर्ड डलहौजी का था, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और ये जो है भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया, ये भी कथन जो है ये गलत कथन है। ये जो है गिलास फल एक दिन हमारे मुँह में आकर गिरेगा 5 साल बाद जो है ये 1856 ईस्वी रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था और ये जो है लॉर्ड डलहौजी का कथन था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये न तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य कथन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा परंतु जो है अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकेगा। ये कथन जो है ये गलत कथन है। सहायक संधि में जो है सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो 1798 में तैयार किया गया और अंग्रेज अपने सहयोगी के बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से जो है रक्षा करेगा। सहयोगी पक्ष में भूज क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। ये तीनों कथन जो है ये कथन सत्य है। अगला है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। ये जो कथन है ये कथन जो है किस संदर्भ में कहा गया था। देश से जान जा चुकी थी, शहर की काय बेजान थी। ये कथन जो कहा गया था और ये कथन कहा गया था अवध के विलय के संदर्भ में, तो अवध का विलय के संदर्भ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था ये जो है कब लागू किया गया था। ये जो 1856 में लागू किया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि शाहमल ये जो मध्य प्रदेश के बड़ौत प्रांगण के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। ये जो कथन है ये कथन गलत है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में जो है हिस्सा लिया था। ये कथन जो है ये सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल जो है बी ये सत्य कथन है। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत प्रांगण के जो है एक बड़े गाँव के रहने वाले थे। वह जो है एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो कि 84 देश में फैला हुआ था।
इस इलाके की ज़मीन सिंचाई की जो है सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। अगला प्रश्न है कि निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। चंपारण, इसमें जो आरोही क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध, ये सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद जो है चंपारण का नील आंदोलन, फिर जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेश से लेखक ने लिखी थी। महात्मा गांधी की जीवनी की बात करें तो ये जो है जीवनी ये लुई फिशर्स के द्वारा लिखा गया था। लुई फिशर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन थे। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज जो कि जस्टिस CN ब्रूमफील्ड थे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा CN ब्रूमफील्ड। ये जो स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जो जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने जो है उन्हें सजा सुनाया था। अगला है कि 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम जो परिवर्तित कर दिया, इस कथन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि गांधी जी ने आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्य वर्गीय था। ये कथन जो है ये गलत है। ये जो कथन है ये सही कथन है। गांधी जी के आगमन के पहले जो भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप ये मध्य वर्गीय था। और दूसरा कथन है कि महात्मा गांधी आमजन के तहत जो है वेशभूषा धारण करते थे और इसके कारण जो है राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ था। तो ये भी कथन जो है ये सही है। पारंपरिक जाति जो कि व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को जो है तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी कथन जो है ये सत्य है। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी सभी कथन जो है ये सत्य है। तो असत्य कथन उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न कि 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया था। पहला कथन जो है ये असत्य है। ये जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में किया गया था, तो इसमें जो है लखनऊ दिया हुआ है, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। और दूसरा कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, ये कथन जो है ये सही है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा, तो पहला जो है ये असत्य हो जाएगा, तो केवल एक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दांडी यात्रा की बात करें तो ये जो है इस यात्रा को यूरोपीय और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज की थी, ये कथन सत्य है। और ये जो पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें जो है औरतों ने भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ये दोनों कथन जो है सत्य है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा तो ना तो एक और ना ही दो होगा। अगला प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष जो है लंदन में आयोजित हुआ। ये जो है 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 के आखिर में जो है लंदन में आयोजित हुआ, इसमें जो गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व किए थे। ये एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें जो गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को जो है 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में जो है काम करती है। राज्य राजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई जो है अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती था तेज तर्रार वकील और विचारकों BR अम्बेडकर की तरफ से जो है, जिनका कहना था कि गांधी जी और उसके कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व जो है नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है ये चुनाव जो 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समिति प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए थे, तो पहला कथन जो है ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जो है 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली थी। दूसरा कथन ये गलत कथन है। ये जो है 11 में से 8 ये जो है 2 साल के बाद मिली थी 1937 में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा केवल एक ऑप्शन है इसका। प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का पर जो है विचार करना है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए जो है अपने एक मंत्री जो कि सर स्टेफर्स क्रिप्स को भारत भेजा था। ये कथन जो है ये कथन गलत कथन है।
अगला प्रश्न, अगला कथन है कि कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले जो है अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। ये कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटेन ने जो है स्थानीय नेताओं तथा जो है जनताओं के समर्थन के बिना भारत को शामिल कर लिया था और चर्चिल भारतीय सैनिकों का जो है युद्ध में प्रवेश करना चाहता था तथा जो है इसे मुद्दे पर गांधी तथा कांग्रेस से समझौते करना चाहता था। अतः जो कथन एक जो है ये गलत कथन हो जाएगा। अगला कि जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये जो किस तिथि को निर्धारित किया? ये जो निर्धारित किया था ये किया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में जो है एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए जो है 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया था और उसी दिन जो कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गई। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व जो पंजाब तक फैल गई थी। अगला कि जवाहरलाल नेहरू और जो है संविधान सभा के सदस्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू तथा जो इसमें संविधान सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने जो है उद्देश्य पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पेश किया था। तो ये पहला कथन जो है ये सत्य है। और नेहरू ने जो है तिरंगे झंडे का प्रस्ताव भी पेश किया था। तो ये भी कथन जो है ये सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों कथन जो है जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि सरकार जो है भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अंतरिम सरकार में भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार जो थे ये VN राव थे। VN राव ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक जो VN राव थे और ये जो है भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने जो है अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पर जो है ये पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी जो कि SN मुखर्जी थे, इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी और मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अगला भारत सरकार, इसमें जो आंतरिक सरकार थी इसमें मुख्य योजनाकार कौन थे? मुख्य योजनाकार की बात करें तो मुख्य योजनाकार जो इसमें थे ये SN मुखर्जी थे। SN मुखर्जी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि संविधान के मसविदे में विषयों के 3 सूचियाँ बनाई गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहला कथन जो है ये सत्य कथन है। खनिज पदार्थों के विषय में राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। खनिज पदार्थों की बात करें तो ये जो है राज्य सूची ना बल्कि ये जो केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो दूसरा कथन जो है ये गलत कथन हो जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार जो अपने हाथ में लेने का अधिकार है। ये कथन भी जो है ये सत्य है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 कथन जो है ये सत्य कथन है। अगला कि संविधान में वर्णित कर व्यवस्था, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि आय कर और आबकारी शुल्क में जो होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी जाती है। तो ये जो कथन है ये सत्य है। संपत्ति कर तथा जो बिक्री कर ये राज्य सरकारों के अधीन रखा गया। दोनों कथन जो है इसमें सत्य कथन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा जो प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। ये कथन जो है ये असत्य कथन है, यानी गलत कथन है। ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ तथा जो एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। ये कथन दूसरा जो है ये सत्य है। केवल 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतों के लिए जो है अधिक शक्तियों की मांग से जो है सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तियाँ जो है ये केंद्र के ज़रूरतों को असंख्य अवसरों पर जो है रेखांकित किया जा चुका था। अम्बेडकर ने घोषणा की कि एक शक्तिशाली एवं जो है एकीकृत केंद्र चाहते थे। तो ये जो है 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में जो है हमने जो केंद्र बनाया था उससे जो है ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र था। तो पहला जो है इसमें पहला कथन जो है ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? अंतरिम सरकार की बात करें इसकी जो है आखिरी बैठक ये 16 जुलाई 1947 को हुई थी। 16 जुलाई 1947 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अंतरिम सरकार अंग्रेजों की बनाई हुई थी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधान सभा के प्रारंभिक संचालन था। अगला निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है
पहला कथन है कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और जो है लाला लाजपत राय ये होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर जो है उभर कर आए थे। ये कथन जो है ये गलत कथन है। इन्होंने जो है खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, ये कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के मध्य में जो है इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का जो है विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने जो है कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। इन्होंने जो है महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, पंजाब के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों जो है लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का जो है ये जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र जो कि एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जो है जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उदारवादी की बात करें, पहला कथन है कि ये क्रमिक और लगातार प्रयास करने रहने के विचार पर जो है हिमायती थे। तो ये कथन जो है ये सत्य है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक उदारवादी नेता थे। तो ये भी कथन जो है ये सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट मिशन ये जो है ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें जो है भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जाती सकती थी, और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने जो है इसे अस्वीकार कर लिया था। ये दोनों कथन जो है ये सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ट्रेल ऑफ टीयर्स, इसका संबंध जो है निम्न में से किस घटना से है। ट्रेल ऑफ टीयर्स की बात करें तो इसका संबंध जो है ये अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स जो कि आंसुओं की पगडंडी, इसमें जो हजारों पूर्व क्षेत्रों के अमेरिका मूल निवासियों को जबरन जो है पश्चिमी की ओर खड़े दिया गया। इसमें जो बहुतों ने जो है मार्ग में ही दम तोड़ दिया था। अगला है कि 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कि पश्चिमी यूरोपीय के लोग जो कि सभ्य मनुष्यों की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। तो ये कथन जो है ये सत्य है। दूसरा है ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जैक रूसो जो कि सभ्यता के इस मापदंड को विकृति मानते थे। तो ये कथन जो है ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी थी। एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता जो है ये 1781 में दिए थे। 1781 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया, और अपनी मुक्ति के लिए जो अमेरिका के 13 बस्तियों ने ब्रिटेन के जो है खिलाफ युद्ध किया था। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका जो है अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। ये कथन जो है ये गलत कथन है। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर जो है उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये कथन जो है ये सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंटिसो का विद्रोह ये किस देश में हुआ था। मेंटिसो का विद्रोह की बात करें तो मेंटिसो का विद्रोह जो है ये कनाडा में हुआ था। कनाडा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1869 से 1885 के बीच मेंटिसो जो कि यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज, इससे जो है सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद जो है उन्हें हार मान ली, और ये जो है लड़ाई कनाडा में हुआ था। अगला प्रश्न है अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि 1934 ईस्वी का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा जो है रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। ये जो कथन है ये सत्य है। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा जो है तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स, इसमें जो है ये शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की, और उन्होंने जो है रिजर्वेशन वापस नहीं लिया। उनकी जो है परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जा सकती है। ये जो है कथन, दोनों कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और दोनों कथन जो है ये सत्य है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों की बात करें, इसका जो है स्वशासन का अधिकार ये मिला था 1850 में। 1850 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया वासियों को जो है अंग्रेजी द्वारा स्वशासन का अधिकार। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार हमेशा से जो है ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस जो है इसका अर्थ क्या है? टेरा न्यूलियस की बात करें, इसका अर्थ होता है जो किसी का नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो किसी का नहीं। सरकार हमेशा से जो है ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस यानी जो है कहती थी। इसका मतलब था कि जो कि किसी का नहीं। इसके अलावा जो है वहाँ अपने आदिवासियों रिश्तेदारों से छीने गए विभिन्न रक्त वाले जो कि मूल निवासी यूरोपीय बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। अगला प्रश्न है कि पहला अफीम युद्ध ये जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पहला अफीम युद्ध की बात करें, ये जो प्रारंभ हुआ था ये 1839 में प्रारंभ हुआ था। 1839 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक चीन की शुरुआत जो कि 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय जो है मानी जा सकती है, जबकि जो है जेसुइट मिशनरियों ने जो है ये खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहाँ तक जो है पहुँचाया था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1920 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद में हुई थी। पहला कथन जो है ये गलत है। ये जो है इसकी स्थापना साम्यवादी पार्टी की स्थापना जो है ये 1921 में हुई थी, तो ये जो पहला कथन ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि माओ त्सेंग ये जो है क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना था, तो ये कथन जो है ये सत्य है। इसमें केवल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीपुल्स कम्यून्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन दिया हुआ है, पहला कथन है कि ये जो है चीन में औद्योगिकरण के गति तेज करने के लिए था। ये पहला कथन जो है ये सत्य है। और ये जो उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था, यह जो चीन औद्योगिक की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था। पहला कथन जो है ये सत्य है। और ये जो है प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया था। ये दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने जो है 1958 में लंबे छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए जो है देश की तेज़ी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की। लोगों को जो है अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात का भट्टियाँ लगाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया करता था। और ग्रामीण इलाकों में जो है पीपुल्स कम्यून्स जहाँ पे लोग इकट्ठे ज़मीन के मालिक थे वहाँ जो है मिलजुल कर फसल उगाते थे। और ये जो है 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का जो है 98% था। अगला प्रश्न है कि 1960 की अप्रैल क्रांति ये जो है किस देश में संबंधित है? अप्रैल क्रांति की बात करें 1960 की, तो ये जो है दक्षिणी कोरिया से संबंधित है। दक्षिणी कोरिया ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के पहले जो है राष्ट्रपति ये सिंगमैन री जो कि 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने जो अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल जो है बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से जो है होने वाले चुनाव के खिलाफ विरोध किया और री को जो है इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको जो कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला है कि अखिल भारतीय अभियान ये जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान उद्घाटन किसने किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जो है ये किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न की अयोध्या राम मंदिर के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका निर्माण जो है वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है, तो ये कथन जो है ये सत्य है। दूसरा कथन है कि वंशी पहाड़पुर और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जड़ाई कार्य के लिए किया गया है, ये कथन जो है ये गलत कथन है। निर्माण में लोहे का उपयोग जो है नहीं किया गया है, तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। और मंदिर में जो है कुल 5 मंडप हैं, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 कथन जो है ये सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर जो है फ्रांस का तट रेखाएँ हैं, ये कौन कौन से हैं? ये जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। फ्रांस की तट रेखा जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के साथ जो है स्थित है। ये जो है 2 महत्वपूर्ण जल निकाय फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों के भूगोल और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है कि किसी भी विदेशी देश का वास्तविक संपत्तियों और व्यवसायों के निवेश हैं, जैसे कि कारखानों, भूमि और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। जबकि जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये किसी विदेशी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में जो है निवेश करते हैं। ये जो है कथन ये गलत कथन है। तो पहला जो है ये गलत कथन है। दूसरा है कि एफपीआई को निवेश कर एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि जो है एफडीआई के निवेश का जो है एक सक्रिय और दीर्घकालीन रूप माना जाता है। ये कथन सत्य है। एफपीआई में जो है एफडीआई की तुलना में अधिक जो है अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंड टू एंड ये जो है एंक्रिप्शन, एंड टू एंड एंक्रिप्शन जो है ये निम्नलिखित कथनों पर इसके बारे में विचार करना है। पहला कथन है कि A2E का मुख्य सिद्धांत जो कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को जो है एनक्रिप्ट करना, जिससे जो है यह किसी और के लिए जो है पहुंच योग्य नहीं हो जाता है। ये कथन जो है ये सत्य कथन है। दूसरा कथन है कि व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इसके जो उपयोगकर्ता संदेश को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं। ये भी जो है ये कथन सत्य है। तो 1 और 2 सत्य हो जाएंगे। और उपयोगकर्ताओं के लिए जो है E2E इंक्रिप्शन का प्राथमिक लाभ जो है तेज डेटा ट्रांसमिशन गति है। ये जो कथन है ये गलत कथन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है कि वाइब्रेट इंडिया के लिए जो है PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पहला कथन है कि यह जो है पिछड़ा वर्ग यानी OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC और विमुक्त घुमंतु जनजातीय जो कि DNT के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। ये कथन सत्य है। ये जो है केवल कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दोनों कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 ये जो दोनों हैं ये सत्य कथन है। अगला प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात करें, इसका संबंध जो है ये छत पर लगे सौर पैनलों से है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में PM मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है। ये जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत जो है 1 करोड़ से अधिक घरों के छत पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से जो है लोगों को ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत मिलेगा। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसमें महिला एकल का खिताब जो है ये ताई तजू इंग के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसका मंजूरी जो मिला है ये ओमान के साथ मिला है। ओमान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से किसे जो है जननायक के नाम से जाना जाता है। जननायक के नाम से जो कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर एक जो है समाजवादी नेता और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री जो कि 1970, 71 और 77, 79 थे। इन्हें जो है गरीबों और हाशियों पर मौजूदा लोगों के हितों के लिए लड़ने के लिए याद किया जाता है, जिससे जो है उन्हें जननायक यानी लोगों का नेता की उपाधि मिली। उन्हें जो है हाल ही में जनवरी 2024 में मरणोपरांत जो है प्रतिष्ठित भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवाओं के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है। ये कथन जो है ये सत्य है। यह जो है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये गलत है। ये जो है ये भी सही है। ये जो है भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो दूसरा कथन भी ये सत्य हो जाएगा। यह पुरस्कार में 5 लाख रुपये का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। यह कथन जो है ये गलत कथन है। तीसरा जो है गलत है। संविधान का अनुच्छेद 18 के 1 के अनुसार जो पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के जो उपसर्ग या फिर प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। ये जो है सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 1, 2 और 4 कथन जो है ये सत्य हैं। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जो है नगद मानक राशि नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है
कि जल जीवन मिशन यानी JJM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जल जीवन मिशन की बात करें, इसमें जो कथन आएगा, इसका प्राथमिक लक्ष्य जो कि भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। और इसका जो है जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन का एक प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 कथन सही है। इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बात करें, इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब ये जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया। जैनिक सिनर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है फाइनल में जो है ये रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया था। अगला प्रश्न है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है ये सत्य कथन है? इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और MSME के लिए जो है सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और जो है सुविधाजनक बनाना है। तो इसका राइट आंसर केवल बी हो जाएगा। अगला है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के जो है मुख्य वास्तुकार कौन माने जाते हैं? इसके जो है मुख्य वास्तुकार ये चंद्रकांत सोमपुरा को माने जाते हैं। चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार जो कि चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और चंद्रकांत जो है एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पहले से ही वर्षों से मंदिर निर्माण कार्य में लगा हुआ है। उनके द्वारा जो डिजाइन किए गए उल्लेखनीय मंदिरों में गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मुंबई में स्वामी नारायण मंदिर, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर परिसर और कोलकाता में बिड़ला मंदिर ये शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है ये किस राज्य में किया गया? इसका आयोजन जो है ये हरियाणा में किया गया। हरियाणा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो कि 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा में किया गया। और इसका समापन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त महासभा के जो है 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे जो कि इस समय भारत के दौरे पर हैं? ये इसके अध्यक्षता जो कि डेनिस फ्रांसीसी के द्वारा किया गया था। डेनिस फ्रांसीसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को आगे बढ़ाने और भारत की प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों के आदान प्रदान के एक अवसर है। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो है पहला कथन है कि इसका एक कार्य आतंकवाद विरोध अभियान चलाना है। तो पहला कथन जो है ये सत्य हो जाएगा। और ये जो है भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF से जो है एक है। ये दोनों कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया? इससे जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया और ये जो है यूपी में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से रक्त आधान के माध्यम से फैलता है। तो पहला कथन जो है ये गलत कथन है। अगला है कि हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो कि मुख्य रूप से लीवर में सूजन के कारण बनता है। और हेवियोसर हेपेटाइटिस ए इसके लिए जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से जो है विकसित टीका है। ये दोनों कथन जो है ये सत्य है। इसका राइट आंसर केवल 2 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमने जो है इतिहास के टोटल जो 100 प्रश्न जो कि NCERT के प्रश्न के थे, ये जो है सारे प्रश्न को डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में हमने जो है कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और इसमें जो है बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। और फ्रेंड, अगला जो सेट आएगा ये ज्योग्राफी का सेट आएगा। तो जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी का जो अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो जो है अगले वीडियो में तैयार रहेंगे। और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।